Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना ज़रूर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इस चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा और जो मैंने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ाए हैं 3 चैप्टर हमने किए कंप्लीट बायोकेमिस्ट्री में। आज हमारा 4th चैप्टर है, इसके बाद हमें 2 और चैप्टर्स है इंशाल्लाह विद इन 20 डेज ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, ठीक है। और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखना, ठीक। तो आज का जो हमें चैप्टर पढ़ना है इसमें क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी हमें पढ़ना है आज। और इसमें हमें क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे आइसो एंजाइम्स, ठीक है, इनकी डेफिनेशन इसकी देखेंगे जैसे कि सिलेबस में आपके दिया है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, ओके, डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ यही 2 दिया आपके सिलेबस में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है जो एंजाइम्स हैं उनका डायग्नोस्टिक मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक या डायग्नोस्टिक यूजेस इन द लिवर डिजीज़, ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम देखेंगे आइसो एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन, ठीक। देखो जो आइसो एंजाइम्स है ना, ये मल्टीपल फॉर्म्स जिनको हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम आइसोमोर्स, आपको पता है। ये होते हैं मल्टीपल फॉर्म्स या आइसोमोर्स। सेम एंजाइम मतलब एक एंजाइम है उसके बहुत सारे मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती है, फंक्शन वो सेम करते हैं बट जो अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होते हैं ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है, या उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डिफरेंट होता है। आई बात समझ। एक्शन वो सेम करते हैं, मतलब जो काम होता है आइसो एंजाइम्स का सबका, मतलब जो सभी का फंक्शन सेम होता है बट जो उनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस होती है ना वो डिफरेंट होती है, ठीक है। आई बात समझ। तो ये क्या होते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स आइसोमर्स ऑफ द सेम एंजाइम, ठीक। दे कैटेलाइज द सेम केमिकल रिएक्शन, आई बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट डिफर इन देयर प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो के एम वैल्यू इनका होता है, के एम वैल्यू मतलब वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये डिफ़र करते हैं, मतलब प्राइम जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना उसमें डिफरेंस होती है इन आइसो एंजाइम्स के बिटवीन। बाकी जो फंक्शन है ये सारे फंक्शन सेम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनकोडेड बाय डिफरेंट जीन्स लोकेटेड एट डिफरेंट लोकी, मतलब एनकोड इनको करते हैं डिफरेंट जीन जो कि डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, isoenzymes show different chemical and physical properties like kinetic properties, amino acid sequence and composition, ठीक है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब मोबिलिटी, ठीक है, डिफरेंट हो सकती है, एक की मोबिलिटी कम हो सकती है, दूसरी की मोबिलिटी ज़्यादा हो सकती है। और डिफरेंट क्या हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है ना वो एंजाइम्स के होते हैं, वो भी तो प्रोटीन्स होते हैं ना, इसीलिए अमाइनो एसिड्स, ये प्रोटीन्स किसका बना होता है, अमाइनो एसिड। तो सीक्वेंस होगी ना वहाँ पे अमाइनो एसिड्स की, तो इनमें डिफरेंट होती है, एक आइसोएंजाइम में एक सीक्वेंस होगी, दूसरे में दूसरी सीक्वेंस, और कंपोजिशन भी इसमें भी डिफरेंस होती है बट जो सेम क्या है, इनमें फंक्शन सेम करते हैं, मतलब सेम रिएक्शन है कैटेलाइज करती है। आई बात समझ। ये थी डेफिनेशन ऑफ द आइसोएंजाइम। उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, पहली एग्जाम्पल इसमें जो पहला आइसोएंजाइम है दैट्स कॉल्ड द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, LDH, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस है ना ये एंजाइम, इसमें 5 आइसोएंजाइम्स, इसके 5 आइसोएंजाइम्स हैं, मतलब इसके जैसे 5 ऐसे एंजाइम्स हैं जो इसके जैसे फंक्शन करेंगे सेम, ठीक है, बट अमीनो एसिड सीक्वेंस डिफरेंट हो सकती है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, कंपोजिशन उनका डिफरेंट हो सकता है। आई बात समझ। कौन कौन सा है, LDH फर्स्ट, LDH सेकंड, LDH थर्ड, LDH फोर, LDH फाइव, अप टू 5 हो गए ना 5, तो इसके 5 यहाँ पे मैंने LDH 1 to LDH 5 लिखा है, सिंपल, ठीक है। अब ये जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस LDH एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है, ये करता है पाइरुवेट को, ये इस रिएक्शन को मतलब इसमें मदद करता है। यहाँ पे अगर हम LDH देंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम है ये पाइरुवेट को कन्वर्ट करता है इनटू द लैक्टेट, आई बात समझ। और यहाँ पे NADH लगता है, निकलता क्या है NAD पॉजिटिव, ओके। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें है, नेक्स्ट अल्कलाइन फॉस्फेटेस, क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस का क्या काम होता है, ये रिमूव करता है फॉस्फेट ग्रुप। अगर कोई भी किसी भी अल्कलाइन मीडियम में इसको डालेंगे वहाँ से रिमूव करेगा क्या, फॉस्फेट ग्रुप, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेस। इसके कितने आइसो एंजाइम्स है अब यहाँ पे हम देखेंगे। पहला जो आइसो एंजाइम इसमें अल्फा 1 अल्कलाइन फॉस्फेटेस, साथ लिख लेना, ठीक है, अल्फा 1 अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। अल्फा 1 अल्कलाइन फॉस्फेटेस ये इसका पहला आइसो एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है बिलियरी कैनालिक्यूलाई, कहाँ पे,
बाइलरी कैनालिक्यूलर, ये जो अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। ये जो अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेटेस है ना, इसमें भी दो आते हैं। एक होता है जो प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, मतलब जिसको क्या कौन करता है, प्लेसेंटा स्क्रीट, ठीक है। अब दूसरा जो है जो कहाँ पे होता है, लिवर में बनता है, ठीक है। अब जो ये अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेटेस है ना, जो कि प्लेसेंटा में होता है, ये होता है हीट स्टेबल। बट जो अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेटेस प्रेजेंट इन द लिवर, दैट्स द हीट लेबाइल। इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइसोएंजाइम है दैट्स प्रेबीटा। क्या है, प्रेबीटा। ये प्रेजेंट होता है बूंस में, ठीक है, बूंस में प्रेजेंट होता है। आगे आपको ये अच्छे से समझ आएगा जब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको टेस्ट। उसके बाद गामा, ये होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइनस में। कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइनस में, ठीक है। तो ये रहे इसके आइसोएंजाइम्स। उसके बाद थर्ड एग्जांपल यहाँ पे है, दैट्स द क्रिएटिन काइनेस। क्या है, क्रिएटिन काइनेस। इसके तीन आइसोएंजाइम्स है, दैट्स CK1, CK2, CK3। क्रिएटिन काइनेस फर्स्ट, क्रिएटिन काइनेस सेकंड, क्रिएटिन काइनेस थर्ड, ठीक है। अब इस क्रिएटिन काइनेस का क्या काम होता है, देखो काइनेस एस जब जिसको भी आएगा ना वो आपको पता है वो एंजाइम होता है। अब यहाँ पे ये जो ये क्रिएटिन काइनेस है, ये कन्वर्ट करता है क्रिएटिन को इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट में। ATP लगता है यहाँ पे, निकलता है क्या, ADP, याद रख लेना। On the expenditure of energy, creatine kinase converts the creatine into the creatine phosphate, ठीक है। and the results in the formation of ADP also, मतलब वहाँ पे ADP निकलता है बट creatine phosphate यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक। नेक्स्ट आइसो, ये ना नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, एमाइलेस। इसके दो है, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे स्लाइवरी एमाइलेस, जो कि कहाँ पे होता है, स्लाइवा में। या पेनक्रियाटिक एमाइलेस बोलेंगे, जो कि कहाँ पे होता है, पेनक्रियाज में, ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हेक्सोकाइनेस भी इसमें आता है और ग्लूकोकाइनेस भी। ये रहे एग्जांपल्स आइसोएंजाइम्स के, ठीक। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोएंजाइम्स। क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोएंजाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डेफिनेटली आपको आ जाएगा, या तो 2 मार्क्स या तो 5 मार्क्स, ठीक है। अगर आइसोएंजाइम्स आए ना, तो एक तो डेफिनेशन, एग्जाम्पल, प्रॉपर्टीज़, 5 मार्क्स आएगा। अगर खाली प्रॉपर्टीज़ आई तो जब हमें था ना तो उस वक्त ये 5 मार्क्स का आया था, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोएंजाइम्स। अगर हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के तौर पे, ठीक है, जो आइसोएंजाइम्स हैं इनके बहुत सारी प्रॉपर्टी है। अब हम एक एक करके देखेंगे। देखो यहाँ पे पहली जो प्रॉपर्टी दैट्स द इलेक्ट्रोफेरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफेरेटिक फोरेटिक मतलब हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा मोबिलिटी मतलब कौन सा कम मतलब मॉलिक्यूल जल्दी भागेगा टुवर्ड्स इट्स रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रो, ठीक है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया, कब, जब हमने वो प्रोटीन्स पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ी, ठीक है। अच्छे से मैंने समझाया आपको प्रिंसिपल भी उसका। अब यहाँ पे देखो जो LDH है ना, LDH और CK, ठीक है, CK आइसोएंजाइम्स हैव डिफरेंट मोबिलिटी, इनको डिफरेंट मोबिलिटी होती है ना। तो ये रही प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हीट स्टेबिलिटी। हमने यहाँ पर अभी बोला हीट स्टेबल कौन है, अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेट, ये सॉरी अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेटेस, क्या है, हीट स्टेबल अल्फा 2 अल्कलाइन फॉस्फेट, जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ऊपर वाला कहाँ पे होता है, ये वाला मैंने बोला ऊपर, प्लेसेंटा, ठीक है। और ये वाला लिवर, ठीक, जो लिवर में होता है वो होता है हीट लेबाइल, ऊपर वाला हीट स्टेबल, ठीक है, मैंने आपको बोला। उसके बाद नेक्स्ट इनहिबिटर्स। देखो जो ग्लूकोकाइनेस है, इट्स द इनसेंसिटिव टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। मतलब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये इसको इनहिबिट नहीं करेगा, किसको, ग्लूकोकाइनेस को। बट जो हेक्सोकाइनेस है ये सेंसिटिव है किसको, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को। मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर सकता है किसको, हेक्सोकाइनेस को। बट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट नहीं करेगा किसको, ग्लूकोकाइनेस को, क्योंकि ग्लूकोकाइनेस इनसेंसिटिव, मतलब इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसको इनहिबिट नहीं करेगा। सेंसिटिव मतलब इससे फ़र्क पड़ सकता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिट कर सकता है किसको, हेक्सोकाइनेस को, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो केम वैल्यू है, केम मतलब काइनेटिक के साथ जो केम वैल्यू होता है ना, केम वैल्यू मतलब इसका दूसरा नाम आपको पता है, माइकलिस कांस्टेंट है। इसका मतलब होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज़ 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब ये एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है जहाँ पे जो रिएक्शन रेट होगी ना वो हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। आई बात समझ, ये आपने पढ़ा होता है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब क्या होता है, कोफैक्टर जो माइटोकॉन्ड्रियल आइसोसाइट्रेट है ना, इसके लिए क्या कोफैक्टर ज़रूरी है, NAD पॉजिटिव है, NADH बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक आइसोसाइट्रेट, ठीक है, डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे है, डिहाइड्रोजनेस, इसके लिए रुका रहे कौन सा कोफैक्टर,
NADP पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट्स टिश्यू लोकलाइजेशन। ये भी मैंने आपको ऊपर ही बोला, जो स्लाइवरी एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेस है, जो स्लाइवरी ये ना एमाइलेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, स्लाइवा में और पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज में रेस्पेक्टिवली। ठीक, उसके बाद LDH फर्स्ट, ये कहाँ पे होता है, हार्ट में। LDH5 स्केलेटल मसल में पाया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक आइसोसाइट्री डिहाइड्रोजनेस, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्मिक मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आइसोइज्म टिश्यू लोकलाइजेशन मतलब ये कहाँ पे लोकेट होते हैं, ये भी इसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। क्या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोएंजाइम्स, मतलब जो एक आइसोएंजाइम है ना उसको एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी क्या करता है, आइडेंटिफाई। ठीक है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आइसोएंजाइम्स है ना ये कैटालाइज करते हैं सेम रिएक्शन, मैंने आपको बोला, बट डिफर इन अमीनो एसिड सीक्वेंस से हम बोलेंगे केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी या बोलेंगे कंपोजिशन में। ठीक, ये रही आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोएंजाइम्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आज के बाद जब आप ये लेक्चर पढ़ोगे ना उसके बाद आपको LFT जो टेस्ट होता है ना जो आपको हॉस्पिटल में मिलता है, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। अब इंशाल्लाह आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और जब आप पढ़ोगे आप बोलोगे वहीं पे क्या नॉर्मल है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, हेपेटिक जॉन्डिस है, ठीक है, क्या इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है, या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है, या क्या है वायरल हेपेटाइटिस है, सारा कुछ हम इसी में जानेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है, एंजाइम्स ऑफ डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस। पहले हम देखेंगे इन लिवर डिजीजेस, ठीक है, उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके बाद हम देखेंगे बून डिजीजेस, उसके बाद किडनी डिजीजेस, सारा कुछ हम अलग अलग आज हम देखेंगे लिवर डिजीज। अगले लेक्चर में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें कौन से एंजाइम्स आपके सिलेबस में दिया है, इंपॉर्टेंट है। पहला है ALT, दूसरा AST, तीसरा ALP, फोर्थ वन है GGT। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम देखेंगे जो ALT है ना, ALT इसका दूसरा नाम है SGPT। ALT की फुल फॉर्म आपको पता है, एलानिन ट्रांस अमाइनेस। क्या है, एलानिन ट्रांस अमाइनेस, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, या HGPT सेरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेस। क्या, सेरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमाइनेस। ठीक है, या ALT का फुल फॉर्म ये भी है एलानिन ट्रांस अमाइनेस, और ये भी है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेस। ठीक है, अमाइनो ट्रांसफेरेस ये भी है इसमें, तो ये सेम है, आप इससे कंफ्यूजन नहीं होना। ALT चाहे HGPT, इसका दूसरा नाम है सेम है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, AST। AST का मतलब एस्पार्टेट ट्रांस अमाइनेस या SGOT। ठीक है, सेरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएस्टेट ट्रांस अमाइनेस। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल वैल्यू किसका, पहले हम देखेंगे ALT का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, 745 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। 745 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। नॉर्मल वैल्यू आपको पता है, मतलब वहाँ पे लिखा होता है, जो टेस्ट होता है ना वहाँ पे LFT टेस्ट अगर होगा वहाँ पे लिखा होता है साइड में नॉर्मल, बट कभी कभार नहीं होता है, तो इंसान को पता होना चाहिए ना नॉर्मल कितना है, फिर भी याद रख लेना। ठीक है, ज़रूरत लगेगा। उसके बाद जो AST है इसका कितना होता है, 10 to 30 इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एलिवेट क्यों होते हैं, देखो ये फॉर एग्जांपल लिवर है, यहाँ पे ये मैंने लिवर बनाया और इसके सामने एक मैं ब्लड वेसल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे ब्लड चल रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो अभी चल रहा है। ठीक, अब देखो जो ये लिवर है ना, ये चार एंजाइम्स, एक भी है वो आपके सिलेबस नहीं है, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, 5 है, मतलब जो कि एक LFT में होते हैं, बट यहाँ पे इसने नहीं दिया तो मैं 4 ही पढ़ाऊँगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 एंजाइम्स बनते हैं कहाँ से, लिवर से बनते हैं, और यहाँ के ये किस में जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, अब ब्लड स्ट्रीम में कौन कौन से एंजाइम्स आए, यही ALT AST ALP GGT। ठीक है, आ गए ये इसमें। अब देखो इधर जब ये इसमें आ जाते हैं तो ब्लड में इनकी पहले नॉर्मल वैल्यू मतलब कंसंट्रेशन होगी, बट जब लिवर इंजरी होगी, मतलब कोई भी डिजीज़ होगी, हेपेटाइटिस होगा, लिवर सिरोसिस होगी, हेपेटिक जॉन्डिस होगा, या हम बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगा, तो ये जो वैल्यू है ना, सॉरी ये जो एंजाइम्स है ना, इनकी कंसंट्रेशन एलिवेट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये कंसंट्रेशन किस में इंक्रीज़ हो जाएगी, ब्लड में हो जाएगी ना, क्योंकि लिवर तो इसमें इसको किस में डाल देता है, ब्लड में। तो जब ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है। इंसान सोचता है मैं अब टेस्ट करूँ, डॉक्टर रिकमेंड करता है आप LFT कराओ अगर किसी को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलेगा, बाय द हेल्प ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। ठीक है, वो आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, हेपेटाइटिस आपको अलग से पढ़ना है, डिजीज़ जॉइंट्स आपको पढ़ना है अलग से, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो आपको पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ाऊँगा, बट आपके भी नहीं है, 3rd सेमेस्टर में है वो। ठीक, तो इंशाल्लाह पढ़ोगे आप, वो आपको साइंस एंड सिम्टम्स से पता चलेगा कौन सी डिजीज़ है। ठीक है, बट कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट करोगे। ठीक है, जब आप फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपल आप लोगे,
तो ब्लड सैंपल में आप प्लाज्मा का टेस्ट फिर करते हो, प्लाज्मा में अगर ये जो प्रोटीन, ये जो एंजाइम अगर पाए गए ज़्यादा, ठीक है, तो इसका मतलब है लिवर में कोई डिजीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये आपको समझ आया यहाँ तक क्यों ये एलिवेट होते हैं ड्यू टू लिवर इंजरी। यहाँ पे देखो, इफ़ बोथ द AST एंड ALT अगर ये एलिवेट हो गए दोनों, ठीक है, इसका मतलब हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अगर ये एलिवेट हो गए तो इट इंडिकेट्स लिवर इंजरी, ठीक है, और ये एंजाइम्स रिलीज होते हैं किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, व्हेन लिवर इज इंजरी, मैंने आपको बोला। अब यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों अब क्या हो गए, एलिवेट हो गए, इधर ध्यान रख लेना, AST एंड ALT अगर दोनों एलिवेट हैं किसी भी टेस्ट में, कोई टेस्ट है, ये देखो इधर हमने क्या बोला, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ALT 7/45, फॉर एग्जांपल 7/45, और उसका क्या था 10/30 है, 10/30, 10/30, ठीक है। अब फिर देखो, अगर ये 45 हो गए, ये ना 55 हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसका भी करो ना, ये हो जाएगा 45, ठीक है, तो सेम हो गया ना इंक्रीज। तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट इंडिकेट्स अल्कोहलिक इंड्यूस्ड इंजरी, नॉन अल्कोहलिक, सॉरी, इट इंडिकेट्स नॉन अल्कोहलिक इंजरी, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ इंजरी। देखो नॉन अल्कोहलिक मतलब जो अल्कोहल की वजह से नहीं हुआ होगा, मतलब इन्फेक्शन हुआ होगा, वायरल हेपेटाइटिस होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखो इससे ही पता चलता है, अगर आपको AST की लेवल किसी भी टेस्ट में दिखेगा इक्वल टू ALT लेवल, तो उसका मतलब होता है अगर ज़्यादा होगी, बट पहले देखना है कि ज़्यादा, देखो नॉर्मल वैल्यू आपको पता चल गया। अब फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल वैल्यू से फॉर एग्जांपल 2 to 3 टाइम्स आपको ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, बट दोनों सेम होनी चाहिए, उसका मतलब होता है नॉन अल्कोहलिक टाइप ऑफ इंजरी जो कि लिवर में हुआ है। नॉन अल्कोहलिक का मतलब जो कि अल्कोहल की वजह से नहीं हुआ है बल्कि किसी और की वजह से, यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। बट यहाँ पे अगर AST की लेवल क्या है, ज़्यादा, क्या है, ज़्यादा, कितनी ज़्यादा है, ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ ALT, मतलब आपको 2 गुना ज़्यादा है AST की लेवल किसी भी टेस्ट में एज कम्पेयर टू ALT लेवल, इसका मतलब होता है अल्कोहलिक इंड्यूस्ड इंजरी, मतलब इस बंदे ने अल्कोहल पिया है तो उसी की वजह से लिवर ख़राब हुआ है, होता है ना लिवर ख़राब, लिवर फेलियर होता है उसमें, तो उसकी वजह से AST लेवल दुगना होगी किस एज कम्पेयर टू ALT, ठीक है। क्यों होता है ये मैं आपको अब बताऊँगा, इसकी वजह से क्यों होता है AST की लेवल ज़्यादा। देखो जो अल्कोहलिक इंजरी होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे होता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड एल्डिहाइड, किसकी प्रोडक्शन होती है, एसिड एल्डिहाइड। अब जो ये एसिड एल्डिहाइड है ये डैमेज करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो ये जो AST है ना, AST ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोसॉल में भी, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोसॉल ऑफ द सेल, ठीक है। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गई, किसने किया, एसिड एल्डिहाइड, क्यों क्यों ये एसिड एल्डिहाइड क्यों बन गए, क्योंकि अल्कोहलिक इंजरी है, ठीक है, अल्कोहल पिया इसने, तो उसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड। एसिड एल्डिहाइड किसको डैमेज करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, AST, जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा ये रिलीज करेगा ज़्यादा से ज़्यादा AST, ज़्यादा रिलीज करेगा इस कंप्यूटर ALT, इसीलिए AST बढ़ जाता है ट्वाइस एज दैट ऑफ ALT इन अल्कोहलिक इंजरी, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट ALT इज स्पेसिफिक टू लिवर, मतलब जो ALT है ना, अगर ये फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुआ, ठीक है, एलिवेट हुआ, उसका मतलब है लिवर में कोई फंक्शन, मतलब ये ना प्रॉब्लम है, सॉरी डिसफंक्शन है, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक टू लिवर, क्योंकि ये ज़्यादातर लिवर में ही बनता है, ठीक है, लिवर ही इसको बनाता है, आए समझ। बट जो ये ना AST है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है, साइटोसॉल में भी, इसीलिए यहाँ पे वो, ठीक है, स्पेसिफिक लिखा है मैंने, स्पेसिफिक टू लिवर, ठीक। AST लेवल कैन इंक्रीज ऑल्सो इन हार्ट डिजीज, देखो जो मैंने बोला ALT लेवल अगर वो इंक्रीज हो गई उसका मतलब है लिवर में कोई फंक्शन है, बाकी अगर फॉर एग्जांपल ALT की लेवल इंक्रीज है उसका मतलब है लिवर में कोई ना कोई प्रॉब्लम, बाकी किसी में प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर AST की लेवल इंक्रीज हो गई उसका मतलब ये नहीं है खाली लिवर में प्रॉब्लम हुई है, नहीं, उसकी वजह से खाली नहीं हो सकते। अब अगर हार्ट डिजीज़ होगी, फॉर एग्जांपल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी AST की लेवल बढ़ सकती है, ठीक है, याद रख लेना, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, ठीक है, याद रख लेना। तो ALT स्पेसिफिक टू लिवर बट AST इज़ नॉट स्पेसिफिक टू लिवर, ये किसकी वजह से बढ़ सकता है, हार्ट डिजीज़ की वजह से भी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। अब देखो इधर देखो, जब भी नेक्रोसिस हो सकती है, ठीक है, नेक्रोसिस टिश्यू डेथ हो सकती है, प्रोलिफरेशन, ठीक है, या टिश्यू डैमेज होगा, ठीक है, या न्यूप्लाज्म, इसकी वजह से जो हेपाटोसाइट्स होते हैं ना, हेपाटोसाइट्स मतलब कि लिवर सेल्स, ठीक है, वो ALT क्या करते हैं, लीक आउट करते हैं किस में, प्लाज्मा में, ठीक है। देखो जो
ALT होता है ना, ये ज़्यादातर किस में होता है, साइटोसॉल में, अभी मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया में। तो वहाँ से जब हेपाटोसाइट्स लीक ना ख़त्म हो जाता है, ठीक है, नेक्रोसिस हो जाती है किसकी, हेपाटोसाइट्स की, या प्रोलिफरेशन हो जाएगी किसकी, हेपाटोसाइट्स की, या डैमेज हो जाएंगे हेपाटोसाइट्स, या नियोप्लाज्म हो जाएगी किस में, हेपाटोसाइट्स में। तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वहाँ से लीक आउट हो जाएगा ALT किस में, बढ़ जाएगा प्लाज्मा में, किसकी प्लाज्मा में, मतलब ब्लड में। आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वन इज ALP। वो दो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। अब देखो इधर ALP, देखो इधर, अब कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको ALT और AST लेवल फॉर एग्जांपल ये कितना है, अप टू 45, ये है अप टू 30 नॉर्मल। किसी को है अब 55, इसको है 45। तो आप बोलोगे ये तो इंक्रीज़ हुआ है। इतना अगर इंक्रीज़ होगा ना तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना होना चाहिए इंक्रीज़, तब अप टू 1000, ऑलमोस्ट अप टू ग्रेटर देन 1000 जब ये बढ़ जाएगा ना, मतलब 55 की जगह यहाँ पे 1000 होगा, और ये भी 45 की जगह 1000 हो जाएगा, तब हम बोलेंगे प्रॉब्लम है, ठीक है। आई बात समझ, ये मुझे आपको समझाना था। अब उसके बाद नेक्स्ट ALP हम देखेंगे। ALP का मतलब होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है। अल्कलाइन फॉस्फेटेस आपको याद आया, हमने अभी पढ़ा वहाँ पे आइसो एंजाइम्स में, हाँ सर पढ़ा। अब देखो इधर नॉर्मल वैल्यू पहले पहले मैं आपको बताऊंगा 30 to 120 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट एन एक्टो एंजाइम, देखो जो ALP है ना, इसके बहुत सारे आइसो एंजाइम्स होते हैं। वो मैंने आपको बोला, प्रीबीटा बोला मैंने, अल्फा 1 अल्कलाइन फास्फेट, अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 2 के दो मैंने बोला, हीट लेबाइल, हीट स्टेबल, वो भी मैंने पढ़ा है, ठीक है। सारा कुछ इसमें हमें फिर से पढ़ना है। बट जो ALP है ना, ये खुद एक एक्टो एंजाइम है। अब आप बोलोगे एक्टो एंजाइम क्या होता है। एक्टो एंजाइम वो एंजाइम होता है जो कि एम्बेडेड होता है, आउटर सरफेस जो होती है ना सेल की, उसमें एम्बेडेड होता है, और जो उसके एक्टिव साइट होते हैं ना, वो भी आउटर सरफेस पे ही होती है। इसीलिए एन एंजाइम प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट, इट हैज़ 6 आइसो एंजाइम्स। मैंने आपको वहाँ पे बोला, वहाँ पे यही यहाँ पे भी होगा। अब देखो इधर पहला यहाँ पे मैंने लिखा है प्रीबीटा, जो कि कहाँ पे, बून पे। मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना है प्लीज़, ये आइसो एंजाइम्स याद रख लेना, ठीक। देखो अगर फॉर एग्जांपल ALP की लेवल इंक्रीज हो गई, ALP की लेवल इंक्रीज हो गई, ये तो कोई भी आइसो एंजाइम कर सकता है ना। देखो ALP की लेवल इंक्रीज हो गई, या तो ये प्रीबीटा की वजह से इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसकी वजह से इंक्रीज होगा। समझ लेना मेरी बात। अल्फा 2 HS, ठीक है, अल्फा 2 HS जो कि हीट स्टेबल है, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, प्लेसेंटा में। तो इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है ALP की लेवल। अल्फा 1 की वजह से हो सकता है, अल्फा 2 हीट लेवल की वजह से हो सकता है, गामा की वजह से हो सकता है, और किसकी वजह से होता है, LAP, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये भी इसमें आता है एंजाइम, ठीक है, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, इसकी वजह से भी ALP की लेवल बढ़ सकती है। अब कब बीटा की वजह से बढ़ेगी वो मैं आपको अब बताऊंगा, कब अल्फा 2 हीट स्टेबल की वजह से बढ़ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे प्रीबीटा जो है, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे, बोनस में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोनस में कोई डिजीज़ हो गई, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, रिकेट्स हो गई, ठीक है, जो कि बोन डिजीज़ है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक। अब अगर बोन डिजीज़ हो गई तो जो प्रीबीटा है ना, प्रीबीटा जो कि आइसो एंजाइम है, किसका किसका एंजाइम है, ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेस का, ठीक है। तो जब प्रीबीटा बढ़ जाएगा, इंटर्न ये क्या बढ़ाएगा, ALP, ठीक है, सिंपल। तो इसकी वजह से बढ़ गया, जब क्या होगी, बोन डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें सेकंड है, B मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज द H2S। इसको मैं रेज करता हूँ एक सेकंड। अल्फा 2 हीट स्टेबल, जो कि कहाँ पे होता है, प्रेजेंट प्लेसेंटा में, मैंने आपको पीछे पढ़ा है। इंक्रीज इन कार्सिनोमा ऑफ लंग्स या किडनी, कार्सिनोमा ऑफ लंग्स मतलब कैंसर हो जाएगा लंग्स में, कैंसर हो जाएगी किडनी में, तब अल्फा 2 हीट स्टेबल जो आइसोएंजाइम है, ये इसकी इंक्रीज, जब ये बढ़ जाएगा इंटोनी, किसको बढ़ाएगा, ALP को, ठीक है। उसके बाद अल्फा 1 बिलेरी, मैंने आपको बोला कहाँ पे होता है, बिलेरी कैनालिक्यूलाई में, ठीक है। अगर ये इंक्रीज हो गया, कब इंक्रीज होता है, जब ओब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी। ओब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी टेंशन नहीं लो। ओब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जब भी होगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, अल्फा 1 बिलेरी जो अल्फा 1 जो HSA, सॉरी अल्फा 1 जो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेस है, इसकी लेवल बढ़ जाएगी, इंटोनी LP को बढ़ाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अल्फा 2 हीट लेबाइल, ठीक है, जो कि लिवर में होता है, हेपेटिक अल्फा 2 हीट लेबाइल जो कि लिवर में होता है, ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये कब इंक्रीज़ हो जाएगा, जब यही ओब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होगी, ठीक है, तब ये बढ़ सकता है, ठीक। उसके बाद या हेपेटिक जॉन्डिस होगी तब भी ये बढ़ सकते हैं। इन्फेक्टिव जो ये ना हेपेटाइटिस होगा। उसके बाद गामा, गामा भी एक आइसो एंजाइम है इसका, ये कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में। और LAP ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ठीक है, इनकी लेवल कब बढ़ जाएगी, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है, गामा प्लस LAP ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेस, ये कब इंक्रीज होता है, जब लिम्फोमा हो जाएगा, क्या होगा, ये भी एक
कैंसर, ठीक है, लिम्फोमा हो जाएगा। ये आपको आगे सारा कुछ पढ़ना है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बस याद रख लेना है। कब बढ़ जाते हैं गामा एंड LAP? जब क्या होगा, लिम्फोमा हो जाएगा, ठीक है। और इन टोनी क्या बढ़ाएंगे, ये ना ALP बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेबीटा कॉमन फॉर्म, जो जिसकी वजह से ALP बढ़ जाता है, वो उसका कॉमन काज क्या होता है, प्रेबीटा, मतलब जब इसकी लेवल बढ़ जाएगी, ज़्यादातर यही बढ़ता है, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ALP एक्टिविटी, आया समझ, ALP की एक्टिविटी 50% बढ़ जाती है प्रेबीटा की वजह से, ठीक है, इस आइसो एंजाइम की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो अल्फा 2 हीट लेबाइल आइसो एंजाइम है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 25% एक्टिविटी ऑफ ALP, आया समझ, ये आपको समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इसको स्टार लगा लेना। इन हेपेटिक डिजीजेज, कोई भी हेपेटिक डिजीज होगी लाइक इन्फेक्टिव हेपेटाइट्स, concentration of ALP increases 2 to 3 times of normal। मतलब अगर ALP फॉर एग्जांपल नॉर्मल मैंने आपको ऊपर बोला, उससे अगर 2 to 3 टाइम्स बढ़ेगा ALP के लेवल, ठीक है। ये किस में बढ़ता है, हेपेटिक डिजीज में, लाइक इन्फेक्टिव हेपेटाइट्स अगर आपको होगा, ठीक है, इन्फेक्टिव मतलब वायरल हेपेटाइट्स अगर होगा किसी को, उसमें 2 to 3 टाइम्स ALP की लेवल बढ़ जाती है, आया समझ, ओके। फॉर एग्जांपल अगर ALP की लेवल यहाँ पे कितना दिया है, 120, ठीक है, 30 to 120, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डबल कर दो, ठीक है, 2 to 3 टाइम्स, यहाँ पे इसका डबल कर दो, आएगा तकरीबन 240, ठीक है। या आ जाएगा इसका ट्रिपल करो, ठीक है, या आएगा 360, जब 240 से ज़्यादा होगा या 360 से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये हुआ ना 2 to 3 टाइम्स, ठीक है, तो तब हम बोलेंगे इसमें क्या है, वायरल हेपेटाइट्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टार यहाँ पे मैंने लगा है, यहाँ पे भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इफ़ देयर इज़ ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस, अब अगर ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, देखो ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस कब होती है, जब ओबस्ट्रक्शन होती है बाइल की, मतलब जो बाइल जो होता है ना, फॉर एग्जांपल वो उसके लिए जो पाथ है ना वो ब्लॉक हो जाती है, मतलब स्टून है, ठीक है, किसी को स्टून है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बाइल जो है वो आगे नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, देखो इफ़ देयर इज़ ओबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ALP जो कंसनट्रेशन है ना वो इंक्रीज हो जाती है, कितना, 10 to 12 टाइम्स। मतलब आपको कोई टेस्ट है, उसमें आपको लग रहा है, हाँ आपको लग रहा है जो ALP की लेवल है वो कितनी बड़ी है, 10 to 12 टाइम्स एज दैट ऑफ नॉर्मल, तो आप क्या गेस करोगे, ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अगर 2 to 3 टाइम्स होगा तो आप क्या गेस करोगे, इन्फेक्टिव जॉन्डिस है। आई डिफरेंस समझ, ओके। ये क्यों होता है, दिस इज बिकॉज द एक्टो एंजाइम या आइसो एंजाइम बोलेंगे, जो मैंने आपको बोला ऊपर ALP प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस, ये मैंने आपको बोला। बिलियरी कैनालिकुलाई, बिलियरी कैनालिकुलाई में क्या होता है वो मैंने आपको बोला ऊपर ही, सरफेस। व्हेन देयर इज ओबस्ट्रक्टिव बाइल फ्लो, जब बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है, मतलब वो आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि कोई भी स्टोन है पाथवे में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, द बाइल फ्लो इरिटेट्स द आउटर सरफेस ऑफ बिलियरी एपिथेलियम काजेज रिलीज ऑफ ALP इनटू द सर्कुलेशन। आई बात समझ, क्यों ये 10 to 12 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि जब बाइल ओबस्ट्रक्शन हो जाती है ना, ठीक है, जो बाइल फ्लो है ना वो इरिटेट करता है आउटर सरफेस को, किस वाले सरफेस को, बाइलरी एपिथेलियम को, ठीक है, उसको जब ये इरिटेट करता है ना वो रिलीज करता है ज़्यादा से ज़्यादा ALP किसमें, ब्लड सर्कुलेशन में, इसीलिए ये बढ़ जाता है, ठीक। अब अगर कोई बून डिजीज़ है, इसका मतलब हुआ अगर ALP इंक्रीज है किसी टेस्ट में, उसका मतलब ये नहीं है कि लिवर डिजीज़ है, खाली ये नहीं है, उसका मतलब ये भी है जॉन्डिस हो सकता है, उसका मतलब ये भी है बून में कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह हमने AST पढ़ा, ALT स्पेसिफिक है किसके लिए, लिवर के लिए, बट AST उसमें क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बोला, वो स्पेसिफिक नहीं है। इसी तरह यहाँ पे ALP अगर ये अगर बून डिजीज़ है तो उसमें ये इंक्रीज होता है, इसकी कंसनट्रेशन देखो 25 टाइम्स देन द नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम GGT, लास्ट इसमें है, इसको जल्दी करेंगे, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, इसका नॉर्मल वैल्यू 5 to 30 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। कंसंट्रेशन इंक्रीज कब होती है, इन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में, ठीक है, आपको पता है। इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स लिवर टू मेटाबोलाइज ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिन। देखो ये जो आइसो एंजाइम्स है ना, ये जो एंजाइम्स हमने पढ़े ना ALT AST, इनका फंक्शन क्या होता है, ये मेटाबोलाइज करते हैं ड्रग्स को, ठीक है, आई बात समझ। उसके बाद नेक्स्ट हेपेटिक जॉन्डिस एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपको फ़र्क बताऊंगा, ये फ़र्क इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में आता है जॉन्डिस आपको 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, वो टाइप्स भी इसके। हेपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, इसमें ALT और जो AST की लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तकरीबन 1000 टाइम्स, ठीक है। ALT की मतलब अगर 30 होगा वो 1000 से भी ज़्यादा होगा, 1000 टाइम्स नहीं, सॉरी, 1000 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ALT और AST बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किस में, हेपेटिक जॉन्डिस में, बट जो ALP है ना वो 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है,
2 to 3 टाइम्स कब बढ़ेगी, जब इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस मैंने ऊपर ही बोला। जीजीटी, ठीक है, कब ये क्या होता है, नॉर्मल इसमें स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। अब ओब्स्ट्रक्टिव जॉइंट्स में क्या होता है, इसमें होता है एएलटी और एएसटी नॉर्मल या तो लेस इंक्रीज, स्लाइटली इंक्रीज। एएलपी कितना बढ़ जाता है, 12 टाइम्स, मैंने आपको बोला ऊपर है ओब्स्ट्रक्टिव। क्यों ओब्स्ट्रक्शन, बाइल ओब्स्ट्रक्शन होती है जो वो इरिटेट करता है किसको, ब्लैरी जो एपिथेलियम होता है उसको, फिर वो सिक्रेट करता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है। जीजीटी इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा, ये भी इंक्रीज हो जाता है। तो आज का लेक्चर इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अब जो एलएफटी टेस्ट है वो आपको करने आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारे टेस्ट आपको एग्जांपल दिलाऊंगा, वो मैं लाऊंगा, ठीक है, बहुत सारे केसेस में लाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। वो हम उसी में डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।